नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज देश की शायद सबसे बड़ी खबर ये होगी जिस खबर को हम लेकर आए हैं, क्योंकि देश में अब उस अध्याय का शुरुआत हो चुका है जिस अध्याय में ईवीएम आउट होगी और बैलेट पेपर इन। एक बड़ा फैसला आयोग ने किया है। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का, और ये चुनाव पूरे देश में एक नजीर बन सकता है। इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ मतदाता बैलेट पेपर से मतदान करते हैं और मतदान करके उसी दिन चुनाव परिणाम आ जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार क्या जवाब देंगे? क्या कहते थे? नतीजों में देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी भाई चुनाव आयोग ने कि नतीजों में देरी होगी। अब अगर चुनाव आयोग ही, ज्ञानेश वाला चुनाव आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग, ज्ञानेश के चुनाव आयोग से जिसने उल्टा चलने का फैसला लिया है, अगर वो एक दिन में चुनाव करवावे और उसी दिन नतीजा आ जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या मुंह लेके जाओगे और क्या मुंह लेके क्या मुंह दिखाओगे ज्ञानेश जी? और आपके वकील साहब क्या जिरह करेंगे? और इन चुनावों के नतीजे भी पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस चुनाव के नतीजों पर सबकी निगाह होगी। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जैसे अभी मुंबई में चुनाव हुआ है, बीएमसी का चुनाव हुआ है, तमाम कॉर्पोरेशंस के चुनाव हुए हैं, वैसे ही कर्नाटका में बिल्कुल जो अभी मुंबई बीएमसी के चुनाव थे उसी पैटर्न पे, हाँ बीएमसी के बराबर बजट नहीं हो सकता है, लेकिन वही चुनाव है, यहां भी कॉर्पोरेशन के ही चुनाव। भाव को लाइए मैं पूरी खबर दिखा दूं और फिर इस खबर की इंपॉर्टेंस क्या है चुनावी लोकतंत्र में। स्वागत है भाऊ। वो समझना जरूरी होगा। और क्या ये माइलस्टोन हो सकता है मशीन यानी ईवीएम से बैलेट की तरफ वापसी में? ये माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही एक आध कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट होता है जिससे इतिहास बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है। खैर, खबर आपको दिखाता हूं भैया, खबर लाइए। कर्नाटक में एक साथ हो सकते हैं सभी निकाय चुनाव, 30 साल बाद बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। आगे, कांग्रेस शासित इस राज्य में अब ईवीएम से नहीं बैलेट से होगा चुनाव। आग बबूला हुई भाजपा, क्या करेगा चुनाव आयोग? अच्छा एक बार बताइए, बैलेट के बजाय ईवीएम से होने लगा, अब ईवीएम के बजाय बैलेट से होगा चुनाव, तो इसमें आग बबूला होने की क्यों बात है? अरे हो जाने दो एक चुनाव, मोदी जी इस चुनाव से हटेंगे भी नहीं। एक चुनाव आग बबूला हो रहे हो, इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। जो कहा जाता है कि अवैध सरकारें चल रही है, तो इसका मतलब अवैध सरकारें चल रही है। इस राज्य के इन चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर लोग डालेंगे वोट। कांग्रेस समेत विपक्षी दल कर रहे हैं इसकी मांग। चलिए आगे, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से डाला जाएगा वोट, 25 साल बाद इस नगर निगम के लिए आयोग का फैसला। अब जरा चलिए खबर भीतर देखते हैं, एक ये भी देख लीजिए। बैलेट पेपर टू रिप्लेस ईवीएम्स इन ग्रेटर बेंगलुरु सिविक पोल्स, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज कर दी गई है और ग्रेटर बेंगलुरु सिविक पोल में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी खबर डिटेल में बिल्कुल जो है हूबहू खबर पढ़ लीजिए, बाकी हम जो या भावु चर्चा करेंगे वो एनालिटिकल पार्ट होगा। 25 वर्षों बाद नगर निकाय चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान होगा। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीवीए के अंतर्गत आने वाले 5 नई नगर निगमों के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। 5 नगर निगम हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जीएस संग्रेसी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय कानूनी रूप से वैध है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं करता। यह फैसला बेंगलुरु के स्थानीय निकाय चुनावों में एक बड़ा बदलाव है, जहां पिछली बार
2000 के आसपास बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था। अब तक ईवीएम का उपयोग होता रहा था, लेकिन अब पारंपरिक तरीके की वापसी हो रही है। नेक्स्ट, ये जो है चुनाव 30 जून से पहले संपन्न कराए जाने हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसका कारण 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं का समय निर्धारित करना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इन चुनावों में लगभग 88,91,000 यानी 89 लाख मतदाता शामिल होंगे, जिनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज है। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले जिला और तालुका पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से होंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया माना जा रहा है। अगर जिला और तालुका के चुनाव भी इससे हुए तो आप समझिए कई करोड़ मतदाता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना में देरी नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त लॉजिस्टिक्स, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव एक ही दिन में पूरा करके परिणाम भी घोषित करने की योजना है। जीवीए के अंतर्गत 5 नगर निगमों सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बेंगलुरु में कुल 369 वार्ड हैं और लगभग 89 लाख मतदाता हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 जनवरी को जारी की गई है, जिनमें आपत्तियां 20 जनवरी से 3 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम सूची 16 मार्च को प्रकाशित होगी। यह फैसला पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट की सिफारिश के अनुरूप है। कांग्रेस सरकार के शासन में यह कदम उठाया गया है, जबकि पार्टी ने पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। आगे चलिए, अब वो बौखलाहट जरा देख लीजिए। बीजेपी इस कदम से आग बबूला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता जो भाजपा के हैं आर अशोक ने इसे पूर्ण अपमान करार दिया। किसका अपमान भैया? पूर्ण अपमान। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने खुद एक सर्वे करवाया था, फिर झूठ, जिसमें जनता की ईवीएम पर भारी विश्वास दिखा। ये फर्जी है, राज्य सरकार का सर्वे नहीं था। इस बात को न्यूज लॉन्चर पर हम और भाव ही उस कार्यक्रम में थे, आगे भी भाव चर्चा में लाएंगे इस बात को। एकदम इनको हमने एकदम नग्न कर दिया था, ये फर्जी खबर प्लांट की गई थी। लेकिन राजनीतिक दल से कांग्रेस ने बैलेट पेपर चुना। आर अशोक ने कहा कि बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी है और यहाँ ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीईएल का मुख्यालय है। फिर भी कांग्रेस संस्थाओं को कमजोर करने और चुनाव से पहले पारदर्शिता और तकनीकी से डरने की कोशिश कर रही है। यह मतदाताओं की बुद्धि का अपमान है। यार अशोक की बुद्धि कहाँ है, अगरबत्ती दिखाओ भैया। अब प्रियंक खड़गे का चलिए जवाब भी दिखा देते हैं। भाजपा की आलोचना को खारिज किया प्रियंक खड़गे ने। उन्होंने कहा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसी कई उन्नत लोकतंत्र अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूत ऑडिट सिस्टम है। खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने ही ईवीएम को दक्षता बढ़ाने के लिए पेश किया था, लेकिन भाजपा ने उन्हें हथियार बना लिया। ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाकर चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताइए, सबकी बुद्धि कम पड़ गई, जापान, अमेरिका सबकी, आर अशोक की बुद्धि मोदी जी लाइए अपनी जगह बैठाइए। भाऊ, ये मुझे लगता है फैसला, जो कुछ भी विवाद चल रहा है इस समय ईवीएम, बैलेट पेपर और चुनावी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के, ये फैसला क्या माइलस्टोन साबित हो सकता है? पहला तो ये, और दूसरा उसी में आर अशोक को भी, ये इतनी बुद्धि कहां से आई आर अशोक के पास? ये मशीन का अपमान है, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। इससे चुनाव न करवा करके बीईएल को कमजोर कर रहे हैं, संस्थाओं को। मतदाताओं की बुद्धि पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है अशोक जो है, आशीष जी, ये मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि विश्व पे कई जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वो मशीनों से निजात पा चुके हैं, लेकिन ये सरकार बार बार मशीनों से चुनाव क्यों करवा रही है? तो मुझे लगता है मोदी जी ही अपमान कर रहे थे लोकतंत्र का, मोदी जी तब अपमान कर रहे थे संस्थाओं का।
मोदी जी बर्बाद कर रहे थे, ऐसे मोदी जी को आप नेता मानते हो? अशोक जी को पहले ये तय करना पड़ेगा कि वो सही है या मोदी सही है, किसको सही माने। ईवीएम कितनी खराब है इसके ऊपर नरसिम्हा जी ने किताब लिखी है। वो किताब नरसिम्हा आउट ऑफ राव नहीं, नरसिम्हा राव नरसिम्हा ने, ने जीवीएल नरसिम्हा ने नरसिम्हा। जी हाँ, हाँ, जीबीएल जीवीएल। नरसिम्हा ने, हाँ जीबीएल नरसिम्हा ने, नरसिम्हा राव नहीं, हाँ नरसिम्हा ने, हाँ। जो अभी बीजेपी के थिंक टैंक में बैठे जाते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, बीजेपी तो सीना पीट पीट के इस मशीनों का विरोध कर रहे थे। अब क्या है, क्योंकि आपको मशीनों के, देखिए खड़गे ने बहुत बढ़िया कहा, प्रियंक हाँ खड़गे ने, हाँ उन्हें कहा हमने तो मशीन लोकतंत्र में रिफॉर्म के लिए लाए थे, लेकिन हाँ। आपने चुनाव जीतने का टूल बना दिया इसको। ये टूल जो है आपने जब बना दिया, तो इस टूल को नष्ट करना जरूरी है। और होता क्या है, और मुझे एक बात बता दीजिए, चुनाव आयोग कहते हैं कि भाई देरी हो जाती है चुनाव अनाउंसमेंट में, तो एक दिन के जगह 2 दिन लग जाएंगे चुनाव के नतीजे अनाउंसमेंट होने में, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा लोकतंत्र डूब जाता है? आप पूरी चुनाव की प्रक्रिया 2 दिन पहले से शुरू करो। सवाल 2 दिन हाँ। का ही है ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले करो, आचार संहिता 2 दिन पहले लगा दो, आपके नतीजे बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे। क्या मशीनें नहीं थी तो चुनाव नहीं था? जिन जगह पे मशीनें आई, उन जगह पे लोग क्यों बैलेट पेपर पे वापस चले गए? कभी सोचा इस बात ने? जर्मनी से लेके यूरोप से लेके अमेरिका तक सारे देश वापस बैलेट पेपर पे गए, ये क्यों गए? कभी इस पे विचार किया है? क्योंकि इन सभी देशों में लोकतंत्र जीवित रखना वो चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये मशीनें हैक भी हो सकती है, इन मशीनों के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने वापस उस पे किया है। तो इसका मतलब क्या है? अपमान है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। आज किसी ने मुझे एक छोटा रील भेजा, वो विज्ञापन था किसी का। एक कंपनी आशीष जो सिलबट्टा बना रही है, और ऑर्डर करने पे बाकायदा इतने बढ़िया पैकिंग में आते हैं जैसा मानो कोई टेलीविजन पैकिंग में आ रहा हो। खूबसूरत पैकिंग खोल के सिलबट्टा का वो जो महाराष्ट्र में गोल होता है, आपके यहाँ थोड़ा चौकर होता है, महाराष्ट्र में गोल होता है, तो वो गोल रखने के लिए उसका जो पैकिंग का मटेरियल था, मैं तो बड़ा देख के खुश हो गया। मैंने बोला क्या आइटम निकल रहा है अंदर से? सिलबट्टा निकला। और सिलबट्टा उपयोग करने के लिए उसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए? पहले बाजरी उसमें पीसना चाहिए, फिर उसके ऊपर चावल पीसने चाहिए, फिर उसके ऊपर ये पीसना चाहिए, और उसके बाद हल्दी और तेल लगा के रखना चाहिए। मैं पूरा आज मैं पत्नी को दिखा रहा था। तो इसके मायने ये है कि तुम जितनी भी मिक्सर ग्राइंडर है उसका क्या अपमान कर रहे हो क्या? कुछ लोगों को लगता है कि मसालों का स्वाद सिलबट्टे पे ज्यादा अच्छा आता है, तो सिलबट्टा इज रेडी। किसी को लगता है कि मसाले जल जाते हैं मिक्सर में, तो ठीक है, मत करो, अपनी अपनी चॉइस है। यदि आपको लगता है कि बैलेट पेपर से लोकतंत्र की रक्षा होती है, तो फिर कोई कंपनियों का अपमान कैसा हो गया इसमें? मशीनों का काय का मान और अपमान? जीवित लोगों का तो मान अपमान की चिंता नहीं करते, शंकराचार्य को रगड़ रहे हो, वहां पे पुलिस पीट रही है। आए दिन दलित उत्पीड़न होता है। डबल इंजन की सरकार है, तमिलनाडु वालों को, कर्नाटक वालों को जरा समझाओ। जिस उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा दलितों पे, सबसे ज्यादा महिलाओं पे, सबसे ज्यादा क्राइम रेट उधर ज्यादा है। उससे अपमान हो रहा है लोकतंत्र का, कि बैलेट पेपर आने से अपमान हो रहा है? ये कुपड़ लोग हैं, इनको स्टेटमेंट देना है, विरोध के लिए विरोध करना है तो कुछ भी विरोध करना है। पुरानी परंपरा के साथ यदि नई परंपरा आपको सूट नहीं करती और वो आपको किल करती है, तो पुरानी परंपरा पे जाइए। नहीं, सर्वे का क्योंकि कितना झूठ बोल रहा है कि सरकार ने, नहीं, इसी सरकार ने सर्वे करवाया था। अरे कौन सी सरकार, कौन सा सर्वे करवाया था भाई? सर्वे तो हमने, सर्वे के ऊपर तो कितना बड़ा प्रोग्राम किया है। सरकार पीएमओ के में बैठा, पोर्टल, पीएमओ में बैठे हुए जिस आदमी ने ये सर्वे किया, वो एनजीओ चलाता है, वो पीएमओ में एडवाइजर है, उसका सैंपल इतना छोटा था, उस सर्वे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। सिर्फ सरकार के वेबसाइट पे उस सर्वे के नतीजे लोड किए गए, इसलिए सरकार नहीं होता है।
मेरे घर के सामने मैंने गाय का झुंड जा रहा है और किसी गाय ने गोबर कर दिया मेरे घर के आंगन में, तो गाय मेरी नहीं हो जाती? इन महामूर्खों को कौन बताए? क्योंकि आशीष जी, इनको झूठ परोसना है। उस सर्वे का झूठ जब हमने सामने लाया तो कर्नाटक सरकार का सर्वे, कर्नाटक सरकार का सर्वे कहां से सर्वे हो गया कर्नाटक सरकार का? क्योंकि झूठ पे ही इनकी बुनियाद टिकी हुई है। मैं कहता हूं कि आपको, बीजेपी को यदि विश्वास है कि लोग उनके साथ है, तो बैलेट पेपर पे भी चुनाव करके देखिए, उसमें साच को आंच नहीं, उसमें क्या डर है? बिल्कुल, मैं यही बात तो करूंगी, चलो बैलेट पे करके देखो, बैलेट पे तुम जीत जाओगे, उसके बाद कभी इसका तो स्वागत करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, अशोक को छोड़ के नरेंद्र मोदी को स्वागत करना चाहिए था। चलो बैलेट पे करा लो, पता चल जाएगा अभी, पता चल जाएगा। और बैलेट पे जब जीत जाएंगे तब बताओ जनता किसके साथ है। अरे राहुल गांधी छोड़ो, हमें और भाऊ को भी बोल देना कि लो अशोक वानखेड़े आशीष चित्रांशी बंद करो, आज से उतनी जुबान बंद करो। इतना बढ़िया मौका था, लेकिन ये बौखलाहट बता रही है कि ये मौका नहीं था आशीष जी, ये चोरी पकड़ने का डर था। बैलेट पेपर में यदि गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं नहीं कहता कि भाई बैलेट पेपर फुल प्रूफ है, उसमें भी गड़बड़ी है, लेकिन उसमें गड़बड़ी 2% की है, यहां गड़बड़ी 80% की है। बैलेट की गड़बड़ी दृश्य है, इसकी गड़बड़ी अदृश्य है, सबसे बड़ा खतरा है। बैलेट पेपर में मैं बताता हूं क्या होता था आशीष जी। बैलेट पेपर में जैसे 100 के बंडल बनते हैं, कमल के 100 का बंडल बोल दिया, कमल के डब्बे में डाल दिया। पंजा का 100 का बंडल बन दिया, पंजा के इसमें डाल दिया। हाथी का 100 का बंडल बन गया, हाथी के डब्बे में डाल दिया। तो ये जब बंडल डालते थे तो कई बार पंजा का बंडल जो है वो कमल में डाल देते थे। और जब फाइनल गिनती होती है तो बंडलों की गिनती होती थी, तो उसमें 200-400 वोट इधर उधर हो जाते थे। लेकिन वहां भी लोग देखते थे। या मशीनों में तो सवाल ही नहीं उठता, बटन दबाओ किधर जाता कमल को है, इधर बटन दबाओ जाता उधर को है, इधर बटन दबाओ कभी पंजा को जाता है। जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस हो गई, जिसके हाथ में सत्ता उसके निर्णय हो गए। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, जिंदा हुए लोग मरे जाते हैं। लोग मतदान को जाते हैं, कोई मतदान करके चला जाता है, फिर वो चिल्लाचोट करते तो उनको फिर मतदान किसके अकाउंट में करवा दिया भगवान जाने। वो किसके नाम पे वो मतदान करके आ गए जिनका मतदान किसी और ने किया। हमने एक वादा किया था, आज वादा पूरा कर देते हैं। जिस दिन ये सर्वे आया था कि सरकार का, कर्नाटक सरकार का सर्वे, जिस दिन ये झूठ फैलाया गया था एक रिपोर्टर के जरिए, एक खबर छपवा करके, और उसने बाद में विड्रॉ कर दिया, उसमें एक पूरा पैराग्राफ उसने विड्रॉ कर दिया था, विड्रॉ कर दिया। उस झूठ के दिन हमने कहा था कि हम एक सर्वे पोल करवा देते हैं न्यूज लॉन्चर पर, जितने भी 10, 20, 50 लोग चाहें उस पोल में अपनी राय दे दें। वो पोल आज दिखा देते हैं, वो पोल हो रखी थी, अब आज ही दिखा दे रहे। देखिए, क्या भारत के चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है? हाँ 3%, नहीं 97%। सैंपल देख लीजिए, उसके सैंपल से बहुत बड़ा सैंपल है, बड़ा सैंपल है, 12,000 का 5,000 सैंपल था, यहाँ 12,000 का सैंपल है, 12,000 वोट है, 12,000 वोट है। 97%, 12,000 में 97% को इस देश के ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मात्र 3% को है, मात्र 3%। आप कल्पना करिए, इसी से आप अंधभक्तों का भी सैंपल ले सकते हैं, 3 के बजाय 6% अंधभक्त होंगे, लेकिन ये उतने वोकल है ना कि पूरे दिन चीखते चिल्लाते हैं। अब देखिए, इस पर मैंने अभी अभी शहजाद को सुना, शहजाद पूनावाला आपके साथ बहुत बार बैठे हुए हैं, कहा ये कांग्रेसी ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी लाए थे ईवीएम। मतलब अच्छा, हिपोक्रेसी हिंदी में कहूं ज्यादा अच्छा लगता है, दोगलापन। दोगलापन की कोई लिमिट कहीं है ही नहीं है। भारत, मुझे लगता है इस मामले में अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो बहुत रेवेन्यू आओगे। आज राजीव गांधी लाए थे ईवीएम, इसलिए ईवीएम में नहीं हटाना चाहते। इतना राजीव गांधी का सम्मान, इतना प्यार है, और सुबह शाम तक नेहरू से राजीव गांधी करी आएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ईवीएम उनका लाया हुआ इनको चलेगा। ईवीएम लाया हुआ बाकी नहीं चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, बाकी नहीं चलेगा।
ये अपने आप में भाऊ इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? मतलब अगर सामान्य तर्कों की कसौटी पर कसा जाए तो क्या देश के लोगों को इसके बाद भी कुछ और समझने या पूछने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है? इसी से पता चलता है कि चोर कौन है, किसके मन में बेईमानी है, कौन बेईमानी कर रहा है, किस मशीन में बेईमानी है, दाल काली है या दाल में कुछ काला है। इससे इससे ज्यादा क्या प्रमाण होगा? आर अशोक, शहजाद पूनावाला, यही लोग प्रमाण है। यही यही तो सबसे बड़े प्रमाण। मैं तो कहता हूँ शहजाद पूनावाले को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे इतना विश्वास है तो बोलता था कि अरे भाई बैलेट पे करवाओ तुम और कोई नई टेक्निक इजाद कर लो। जब जनता साथ में है तो आप क्या कर लोगे यार। लेकिन आपकी जीत ही मशीनों के द्वारा है, आपकी जीत ही इस फॉल्टी प्रोसेस के द्वारा है, तो फिर आप डर जाओगे। बिल्कुल। चलिए, ये मुझे लगता है कि ये कर्नाटक में ये प्रयोग बड़ा प्रयोग है। इसमें एक चीज कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर तो 1 ही करोड़ मतदाता है, भारत में 99 करोड़ मतदाता है। ये बहुत लोग तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 1 दिन तो 99 करोड़ में 99 दिन। तो क्योंकि मैं देखता हूं ना कि ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिसका जवाब आदमी कुछ जुबान से दे ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि 99 करोड़ का बेंगलुरु में गिना जाएगा, सब बेंगलुरु में नहीं गिना जाएगा। बेंगलुरु का अगर 1 करोड़ बेंगलुरु में 1 दिन में गिना जा सकता है, तो ऐसे ही पूरे देश में जहां जहां का है हर जगह 1 दिन में गिना जाएगा। और एक के बजाय 2 दिन भी लग जाएगा। तो कौन सा नरेंद्र मोदी कर ही क्या रहे हैं? 1 दिन और एक्स्ट्रा, अगर मतलब 1 दिन कम पाएंगे कार्यकाल में, या 1 दिन लेट प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 1 दिन पतंग नहीं उड़ाएंगे, 1 दिन इवेंट नहीं करेंगे, 1 दिन कैमरा एक्शन, लाइट एक्शन कैमरा नहीं होगा, 1 दिन गाय को चारा नहीं खिलाएंगे, गाय भी राहत का महसूस करेगी। नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग देखिए, पूरे अमेरिका में भी तो अमेरिका सबसे बलाढ्य देश है। इस अमेरिका के चरणों में हमने पूरे अपनी अस्मिता झोंक दी है वर्तमान सरकार ने। वो अमेरिका के यहाँ 2-2 3-3 दिन तक निर्णय चलते हैं। वहां तो कोई हाँ, डेमोक्रेसी तकलीफ में नहीं है। 3-3 दिन गिनती चलती रहती है, 2-2 दिन, 3-3 दिन। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत जल्दी है। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, बीच वाला खाली टाइम करेंगे क्या? ये दिक्कत है। 18 घंटे काम करते हो, काम ही रुक जाएगा एकदम एकाएक। ज्ञानेश कुमार को इसकी बड़ी चिंता है, देश के विकास की। ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेश कुमार का सिस्टम, अभी आज नोएडा की भी खबर हम लाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि सीईओ तो हटा दिया गया, लेकिन डीएम ज्ञानेश कुमार की बेटी है उस पर। उसको हाथ में हाँ, और रेस्क्यू मामला टीम। मामला अरे भाई रेस्क्यू टीम तो मैंने तो सुना वहाँ वो डीआरएफ वगैरह के सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, देख रहे थे। कोई कह रहा था पानी ठंडा है, कोई कह रहा था हाँ। नीचे सलिया है वो लग जाएगा। सब अपनी चिंता कर रहे थे, वो लड़की की कोई चिंता नहीं कर रहे थे। कल मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, और इसमें तो डीएम को जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? ये नोएडा का सीईओ क्या करेगा? रेस्क्यू भी उसी के जिम्मे है, डीएम उसी के। उसी डीएम के अंदर है। लेकिन ज्ञानेश कुमार की बेटी को कैसे हाथ लगाएंगे? चलिए, अभी उसमें तो अलग से दिखाएंगे, शीशा बंद, कांच बंद गाड़ी में। गाड़ी का जब पत्रकारों का आजकल तारीफ करने का मन हो रहा है बहुत, खासकर स्थानीय पत्रकार, वो स्टूडियो में नहीं, 5 स्टार स्थानीय, इस समय पूछ रहे हैं। आज मेधारूपम ने अपनी गाड़ी का कांच नहीं, विंडो नहीं खोला, लगे पूछने जवाब दीजिए जवाब दीजिए, कांच ही नहीं खोला भाऊ। ये है लोकतंत्र। ऐसे अधिकारी जो मीडिया के सवालों पर अरे अपने विंडो न खोले, उनको तत्काल ज्ञान सस्पेंड करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को भी तो जरा आने दो ग्रामीण क्षेत्र में, फिर पत्रकार कैसे सवाल पूछते देखिए उनको। ये तो अपने अरे तब कमरे में तो, बंद झेड़ सिक्योरिटी के बाद में पामिलियंस को बुला के इसको जवाब, और उसमें भी लोगों ने कोई सवाल पूछा तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम क्या है ना, गाने गाने गाना शुरू कर देते, शेर शायरी करना शुरू कर देते। हम्म, कुल मिला चलिए के फिर। मुझे लगता है कि ये कर्नाटक सरकार का ये डिसीजन बहुत बढ़िया है। कर्नाटक चुनाव आयोग का डिसीजन बहुत बड़ा है। वो बेसिकली चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के अनुशंसा पे लिया हुआ डिसीजन है, हाँ, और इसमें आज इस समय सब समझ आ जाएगा। हम तो ये नहीं और कहते कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, हम ये कहते हैं कि इसमें लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बस बस लोकतंत्र की जीत है। और बैलेट से ही लोकतंत्र की जीत है। बैलेट के द्वारा कोई भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, वह जनता दल यस आ जाए, कांग्रेस आ जाए,
या समाजवादी पार्टी आ जाए कर्नाटक में पहली बार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो जो सत्ता में आया उसको सवाल पूछना है। और एक चीज और क्लियर कर दें, क्लियर खाली हमको अंधभक्तों के चक्कर में करना पड़ता है। बहुत ऐसे आ जाएंगे, कहेंगे देखो ज्ञानेश कुमार के ही आयोग ने तो फैसला लिया, तो उनको क्लियर कर दिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। सीईओ जो होता है, जिस सीईओ की हम लोग चर्चा करते हैं, वो सीईओ केंद्रीय चुनाव आयोग का अफसर होता है, सीईओ। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसका जो आयुक्त होता है वो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है। राज्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति में या उसके किसी भी कार्य क्षेत्र में ज्ञानेश के दफ्तर का कोई दखल नहीं होता है, कोई दखल नहीं होता है। वह राज्य सरकार, जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सानिध्य में चलती है, राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो राज्य सरकार से कंसल्ट करता है, राज्य के होम से कंसल्ट करता है। वो राज्य का, उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के अनुशंसा पर होती है। वहां पर तो इसीलिए हाँ, ये उसका सुओ मोटो डिसीजन नहीं है। ये हाँ, राज्य सरकार ने अनुशंसा की, रिक्वेस्ट की, कुछ चीजें बताई, कुछ समर्थन, और वो सारा लॉजिस्टिक देखने के बाद ही उन्होंने हाँ कहा। वो आईएएस अधिकारी होता है, सीनियर बड़ी पोस्ट का अधिकारी होता है, सेक्रेटरी लेवल का, तो उसने ओके कर दिया है। देखिए चुनाव होंगे, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। फिर पता पड़ेगा कि ये पामेरियन क्यों भौंक रहे थे और क्यों इतना विधवा विलाप कर रहे थे। हाँ, ये सब 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 सामने आ सामने आ जाएगा। जाएगा। 2 महीना का इंतजार करिए, ये फैसला रंग लाएगा। हो सकता है इसको चैलेंज भी किया जाए सुप्रीम कोर्ट में अभी, लेकिन हाँ इंतजार हाँ हाँ। कीजिए। इंतजार कीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।